हेलो दोस्तों, लेट्स एजुकेट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट के प्रीवियस पेपर को देखेंगे। सेकेंड पेपर है, आइए देखते हैं हम सभी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। फर्स्ट, इसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन: अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। क्या होता है? वैध। फर्स्ट है यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। सेकेंड, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। थर्ड, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। फोर्थ है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह कोहलबर्ग के किस स्टेज से संबंधित है? यह कोहलबर्ग के फोर्थ स्टेज से संबंधित है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास से। सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे हम सभी। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? फर्स्ट है सजीवात्मक चिंतन। सेकेंड, सुरक्षित रखने की योग्यता। थर्ड, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। सेकेंड, द्वितीयक वर्तुल प्रक्रियाएं। फोर्थ है, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है यह सुरक्षित रखने की योग्यता। क्या है? सुरक्षित रखने की योग्यता। थर्ड देखेंगे, जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? किस रूप में? फर्स्ट है कौशलों का अर्जन। सेकेंड, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। थर्ड, निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया। फोर्थ है सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। इसमें क्या सही है? कौन सा आंसर होगा? जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? यह सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में। इसमें बच्चे सक्रिय विनियोजन एवं अर्थ निर्माण करते हैं। अगले पॉइंट को देखेंगे हम सभी। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए ये प्रभावी रणनीति है? किसके लिए? फर्स्ट है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए। सेकेंड, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए। थर्ड है रूढ़िवादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। फोर्थ है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। इसमें क्या सही है बताइए? आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। इससे लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए प्रभावी रणनीति है, क्योंकि बच्चों को उनके लिंग के विरुद्ध गैर परंपरागत भूमिकाएं देने से उनके अंदर विकसित की गई लिंग संबंधी सोच के विषय में जागरूकता मिलेगी। क्या मिलेगी? जागरूकता। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम सभी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? कौन से भूमिका अदा करते हैं बच्चे के समाजीकरण में? कौन कौन सी चीज है? फर्स्ट है मीडिया। सेकेंड, विद्यालय। थर्ड, परिवार। फोर्थ, पास पड़ोस। बताइए फर्स्ट सही है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा सही है इसमें? यह सभी बच्चे के समाजीकरण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक चरण उनका परिवार है। इसके उपरांत अन्य जैसे मीडिया, विद्यालय तथा पास पड़ोस समाजीकरण की प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। बच्चों के समाजीकरण में ये प्रमुख भूमिका। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
सिक्स क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति के बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं हैं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता क्या कहलाती है। बताइए, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार ये कौन सा इसका आंसर होगा। फर्स्ट प्रकृतिवादी, सेकेंड अंतरावैयक्तिक, थर्ड अंतर्वैयक्तिक, फोर्थ नैदानिक। क्या होगा इसमें? इसका सही आंसर थर्ड है, अंतर्वैयक्तिक। क्या कहलाता है? अंतर्वैयक्तिक। दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाना एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता अंतर्वैयक्तिक कहलाता है, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार। ये अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम सभी। 7 क्वेश्चन है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। फर्स्ट है, बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग अलग एवं नाम देना। सेकेंड है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। थर्ड, समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम, परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। फोर्थ है, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना। इसमें क्या सही है? आंसर करिए। इसका आंसर है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सेकेंड क्या है? सेकेंड होगा, थर्ड, फोर्थ। किसमें मिल रहा है? ये थर्ड वाले में, थर्ड वाला सही है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं हम सभी। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। कौन सा प्रमुख है? आइए देखिए। फर्स्ट है, पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। सेकेंड, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। थर्ड है, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन। फोर्थ है, भाव, प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। क्या सही इसमें? इसका आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा 8 का सेकेंड। क्या होगा? सेकेंड। प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। किसमें विश्वास करना? प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में। अगला क्वेश्चन है 9th का, विकास में व्यक्तिक भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? आइए। फर्स्ट है, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। सेकेंड है, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। थर्ड है, शरीर एवं दिमाग के परिपक्व पर विचार करना। फोर्थ है, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। इसका आंसर क्या होगा? 9th का आंसर होगा फोर्थ। क्या होगा? फोर्थ। विकास में व्यक्तिक भिन्नता का आधार वंशानुक्रम तथा पर्यावरण दोनों होते हैं, दोनों से प्रभावित होते हैं सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो है 10 नंबर का। 10 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत नहीं है कौन सा? फर्स्ट, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। सेकेंड, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। थर्ड है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। फोर्थ है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। 10 का आंसर क्या होगा? बताइए आप सभी भी, इसमें क्या सही है? इसमें हमसे क्या पूछा है? नहीं, तो सही इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है, ऐसी बात नहीं है।
बच्चे के जन्म के समय ही उसकी प्रकृति, विकास की गति इत्यादि की सटीक जानकारी देना संभव नहीं होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 11 नंबर को। 11, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या होगा? फर्स्ट है, लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती हैं। सेकंड, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। थर्ड है, यह शिक्षक में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। फोर्थ, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा 11 का? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। किसमें? शिक्षण में। शिक्षक द्वारा छात्राओं या लड़कियों की अपेक्षा छात्रों अथवा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करना लिंग पक्षपात का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लिंग पक्षपात का। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को अपने देखते हैं। 12 क्वेश्चन है अपना, एक समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? फर्स्ट, अहम केंद्रित बच्चे की। सेकंड, क्षतिग्रस्त बच्चों की। थर्ड, सृजनात्मक बच्चों की। फोर्थ, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। इसके आंसर बताइए आप सभी। इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा थर्ड। क्या होगा? थर्ड। सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है ये। किसकी विशेषता है? सृजनात्मक बच्चों की। ये कुछ जानते हैं इसके बारे में। सृजनात्मक सोच रखने वाले बच्चे ही किसी समस्या को मूल एवं अपसारी साधनों के साथ करने की योग्यता रखते हैं। किसके साथ? सृजनात्मक सोच के साथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम सभी। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? किस प्रकार करने चाहिए? फर्स्ट, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। सेकंड, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके। फोर्थ है, अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप सभी भी। इसका आंसर है फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छू कर महसूस करना। ऐसे सामग्रियों का प्रयोग करना विद्यालय में जिससे जो दृश्य देख नहीं पा रहे हैं बच्चे, उसको छू कर महसूस कर सकें, उसे छू कर जान पाए। दृष्टिबाधित छात्र की अन्य ज्ञानेंद्रियां तो पूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं, अतः उनके साथ कार्य करते समय शिक्षक को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। शिक्षक को कैसे बोलना चाहिए? स्पष्ट रूप से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? फर्स्ट है, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। सेकंड, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। थर्ड, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ है, प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? बताइए आप सभी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्या होगा? फर्स्ट।
सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। हम उम्र साथियों के साथ सहयोगात्मक अधिगम एवं शिक्षण जैसी गतिविधियों को समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इससे विकास होता है बच्चों का। ये विधियां अत्यंत सरल भी होती हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? फर्स्ट, एक रूप निर्देश। सेकंड, मानकीकृत परीक्षण। थर्ड है उपयोगी अधिगम को बढ़ावा देना। फोर्थ है विशिष्ट शिक्षा योजना। क्या समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताइए आप सभी। इसका आंसर होगा फोर्थ। क्या है? यह विशिष्ट शिक्षा योजना है। क्या है? विशिष्ट शिक्षा योजना। समावेशी शिक्षण एक विशिष्ट शिक्षा योजना है जिसमें सामान्य एवं दिव्यांग दोनों प्रकार के छात्र एक ही कक्षा में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कक्षा में प्रत्येक छात्र समान रूप से महत्वपूर्ण होते भी हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं में मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? फर्स्ट है श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। सेकेंड है पठन अक्षमता, यह अधिगमकर्ता धारा प्रवास पढ़ने एवं लिखने में कमी। थर्ड है सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे होते हैं। फोर्थ है अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सेकेंड। पठन अक्षमता अधिगमकर्ता क्या होता है? धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है। इस विकार को डिसलेक्सिया का प्रकार मानसिक विकार कहते हैं, जिससे बच्चा धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में अक्षम होता है। यह एक प्रकार का मानसिक विकलांगता है। क्या होता है? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है अधिगम में सार्थक? फर्स्ट है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। सेकंड है दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। थर्ड है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। फोर्थ है एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या होगा इसका आंसर? नहीं का ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्या है इसका आंसर? कौन सा आंसर है इसका? जो अधिगम मतलब सीखने के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है। इसका आंसर होगा सेकेंड, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। क्या होगा? दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? क्या अनुकूल नहीं हो सकता? फर्स्ट है विद्यार्थियों को जटिल सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। सेकेंड है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। थर्ड है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। फोर्थ है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। नहीं का ध्यान दीजिएगा। क्या है आंसर? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है फोर्थ। क्या है?
फोर्थ, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। क्या देते हैं? फीडबैक। ये आंसर इसका सही नहीं है। अगले क्वेश्चन 19 क्वेश्चन को देखते हैं। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। क्या होगा इसका आंसर? फर्स्ट, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य एवं अधिगम लक्ष्य। थर्ड है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य। फोर्थ है अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। क्या होगा इसका आंसर? 19 का आंसर होगा फर्स्ट। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? कौन से उदाहरण है रणनीतियों के? फर्स्ट है लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना। सेकेंड है संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना। थर्ड है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना। फोर्थ है हम उम्र साथियों को समझाना। 5 है स्वयं से प्रश्न करना। क्या सही होगा इसमें? सभी हैं। फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्या सही है बताइए आप सभी। 20 का आंसर होगा फोर्थ नंबर। इसमें सभी सही हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम सब।